I welcome you all in this class. Topic for discussion today is income method of calculation of national income. So आज इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि जो नेशनल इनकम है उसको हम इनकम मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम स्टेप्स ऑफ इनकम मेथड पढ़ेंगे डिटेल में, और साथ में इस मेथड को यूज़ करते हुए हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए इस मेथड में, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इनकम मेथड को समझने के लिए पहले हमें इनकम कंसेप्ट को समझना होगा। और इनकम को हम कई टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक इनकम होती है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब जो इनकम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा अर्न की जाती है, उसको अर्न किया जाता है, कमाया जाता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी जो फैक्टर सर्विसेज हैं उसको जब प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोवाइड करता है, और ये फैक्टर सर्विसेज किस चीज़ की होती हैं? लैंड की, लेबर की, कैपिटल की, एंटरप्रेन्योरशिप की। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो है अपनी फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर सेक्टर को। तो उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो इनकम है वो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस के रूप में प्राप्त होती है। तो जो इनकम कमाई जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो पहला आपका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? फैक्टर इनकम। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया। एक और टाइप ऑफ इनकम होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है? जो अनअर्न्ड इनकम होती है, मतलब इसको कमाया नहीं गया है, दिस इज़ नॉट अर्नड। इसको हम यूनिलेटरल इनकम भी कह सकते हैं। एक तरफा जो है ये ट्रांजैक्शन होता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। मतलब ऐसी इनकम जिसको कमाया ही नहीं गया हो, जिसके बदले में कोई भी काम नहीं किया गया हो। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, जो बुढ़ापा पेंशन है, उससे जो बुज़ुर्ग लोगों को जो पेंशन मिलती है, जो इनकम आती है उनके पास, वो जो इनकम है उसको हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। क्योंकि उसको कमाया नहीं गया है, बल्कि उनको एक तरह से उनका एज ग्रुप है कि वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, और उनकी एक सीनियर सिटीजनशिप की जो एज है उसके हिसाब से उनको ये पेंशन दी जाती है, और इस पेंशन को उन्होंने कमाया नहीं है। तो ये जो इनकम है इसको आप क्या कहेंगे? ट्रांसफ़र इनकम कहेंगे। इसी तरह जैसे स्कॉलरशिप है, कोई स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, और उनका जो स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया है वो पूरा करते हैं वो, तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो वो भी क्या है? वो भी कमाई गई इनकम नहीं है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसफ़र इनकम। एक और जो इनकम का टाइप है वो है डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो इनकम अर्न की जाती है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस, उनका जो सम टोटल होता है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। और इसी को हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी भी कहते हैं। तो ये आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो आपका इनकम मेथड है इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में कई बार इसको किसी और नाम से पूछा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकम मेथड जो है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इनकम का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक तरह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो इसको हम क्या नाम बोलते हैं? एक और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, या इसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट मेथड।
फैक्टर पेमेंट मेथड भी हम इसको कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसके दो नाम और हैं इनकम मेथड के, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। अब इसके जो मेन कंपोनेंट हैं इस मेथड के वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर 2 इज ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर 3 इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने जा रहे हैं। So let us discuss about the compensation of employees. Compensation of employees एक रिवार्ड होता है जो एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है उस काम के बदले में जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए करता है। तो ये जो रिवार्ड होता है ये इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इज वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कि उस रिवार्ड का जो हिस्सा कैश फॉर्म में पेमेंट दी जाती है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। इसको एम्प्लॉयर कैश में भी पेमेंट करता है या इसको वो एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब है जो एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं मुफ्त में, जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन है या फ्री फूड है या फ्री यूनिफॉर्म है। तो इसको आप क्या कहेंगे? पेमेंट इन काइंड। वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जैसे प्रोविडेंट फंड है या न्यू पेंशन स्कीम है। तो इस तरह के जो कंट्रीब्यूशन दिए जाते हैं एम्प्लॉयर की तरफ से फॉर द सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉय, वो भी आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा होता है। जैसे आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आज की डेट में न्यू पेंशन स्कीम को ही वो फॉलो करते हैं। तो जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब्स हैं या ऑटोनोमस बॉडीज़ की जॉब्स हैं या अब तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी न्यू पेंशन स्कीम शुरू हो गई है। तो जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम जो है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन उसके एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है। देखिए आपको ये दो बातें यहाँ समझनी है। जैसे सोशल सिक्योरिटी के लिए जैसे प्रोविडेंट फंड है या न्यू पेंशन स्कीम है, तो उसमें कुछ हिस्सा जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है, जैसे 10% या 12%। और जितना हिस्सा एम्प्लॉय की सैलरी में से कटता है उतना ही हिस्सा उसके एम्प्लॉयर के द्वारा उसकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में जमा कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय का एनपीएस का जो अमाउंट है जो उसकी सैलरी में से कटता है, सपोज वो 10,000 रुपीज़ कटता है, तो उसकी एम्प्लॉयर की तरफ से 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डाला जाएगा। एम्प्लॉय का तो कटा ही 10,000, बट उसके अलावा एम्प्लॉयर के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है वो एक तरह से एडिशनल अमाउंट मिलता है एम्प्लॉय को फ्रॉम द एम्प्लॉयर। तो इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो इसको भी हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में शामिल करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जैसे कोई भी एम्प्लॉय है, उसने एक गिवन टाइम पीरियड के हिसाब से अपने एम्प्लॉयर को अपनी सर्विसेज दी हैं, तो जो उनके ऊपर एक उनके बीच में एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था
उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये जो पेंशन पेमेंट है ये दी जाती है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के द्वारा। जैसे कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो उसको रिटायरमेंट के बाद जो भी उसकी पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम है या न्यू पेंशन स्कीम है, उसके हिसाब से उसको पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद। अब ये जो पेंशन मिलती है ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का हिस्सा है। आपको बस ये यहाँ ध्यान रखना है कि जो ओल्ड एज पेंशन होती है उसको हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। जो बुढ़ापा पेंशन है उसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट होती है दिस इज़ द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, उसको आप इसमें शामिल करते हैं क्योंकि उसने जीवन भर अपनी सेवाएं अपने एम्प्लॉयर को दी और उन सेवाओं के बदले में ही उसको वो पेंशन मिल रही है। ये उसके द्वारा अर्न की गई इनकम है, इसलिए इसको हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में शामिल करते हैं और ये नेशनल इनकम का हिस्सा बनती है। So let us discuss about the operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस में हम दो तरह की इनकम को शामिल करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं उसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं। जैसे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जो हमें इनकम मिलती है वो मिलती है रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट। एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। रेंट जो है ये लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मिलता है और रेंट में हम दोनों ही चीज़ें शामिल करते हैं, एक्चुअल रेंट भी लेते हैं और इम्प्यूटेड रेंट भी लेते हैं। एक्चुअल रेंट तो वो होता है कि हमने कोई अपना लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो किसी को किराए पे दे दिया है, उसके बदले में जो इनकम आ रही है वो रेंट होता है, वो एक्चुअल रेंट है। दूसरी तरफ रेंट जो है वो इम्प्यूटेड रेंट भी होता है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग हम खुद यूज़ कर रहे हैं और उसके बदले में हम किसी को रेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से उसका जितना रेंट बनता है वो इम्प्यूटेड रेंट कहलाता है, तो उसको भी हम रेंट में शामिल करते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका वो है रॉयल्टी। रॉयल्टी जो होती है वो मिलती है अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करने का जो राइट है उसको किसी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए जो पैसा मिलता है उसको हम कहते हैं रॉयल्टी। जैसे मान लो किसी की ज़मीन में कोल माइंस हैं या आयरन ओर की माइंस हैं या फिर उसमें नेचुरल गैस रिसोर्सेज निकल जाते हैं, तो उनको एक्सट्रैक्ट करने का राइट जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को उनके द्वारा दिया जाता है और उसके बदले में उनको जो पेमेंट मिलती है उसको हम कहते हैं रॉयल्टी। तो इसको भी हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में शामिल करते हैं। और तीसरा कंपोनेंट है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो है इट इज़ पेड फॉर द प्रोडक्टिव लोन्स, कि जो प्रोडक्टिव लोन्स दिए गए हैं उसके ऊपर जो है दिए गए हैं या लिए गए हैं उसके लिए जो पेमेंट दी जाती है या जो इनकम होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट में भी दोनों ही तरह के जो जो इंटरेस्ट हैं, मतलब उसमें सिर्फ हम प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जो इंटरेस्ट दिए जाते हैं उसी को शामिल करते हैं, उसमें उन इंटरेस्ट को शामिल नहीं करते हैं जो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कंज्यूमर ने मान लो कंजम्पशन लोन पर जो इंटरेस्ट पे किया है, इट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट। सिमिलरली गवर्नमेंट ने जो पब्लिक डेबिट पे इंटरेस्ट पे किए हैं उसको भी इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। और मान लो एक फर्म ने दूसरी फर्म को जो इंटरेस्ट दिया है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट मिलता है किस चीज़ के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए। एक एंटरप्रेन्योर ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायर किया, उनसे प्रोडक्शन किया डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, और उनको आगे मार्केट में सेल करके, मतलब ओवरऑल उसको अपनी सारी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के लिए जो उसको रिवार्ड मिल रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट कह रहे हैं। अब प्रॉफिट जो होता है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक तो डिविडेंड होता है, मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स में डिवाइड किया जाता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं। कॉरपोरेट टैक्स का मतलब है कि जो एक कॉरपोरेट के द्वारा अपनी टोटल इनकम पर जो टैक्स पे किया जाता है उसको हम कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स। और एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, या उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा ऐसा अपने पास बचा के रखता है जिससे उसको फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, उसमें उसका इस्तेमाल किया जाए, या फिर अगर मान लो फ्यूचर में कोई ऐसी अनफोर्सिन कोई इवेंट्स घट जाती हैं तो उनका सामना करने के लिए उस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट हैं, डिविडेंड है, कॉरपोरेट टैक्स है, और साथ में इसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा करते हैं और उन्होंने उसमें अपना कुछ पैसा भी लगाया होता है, कुछ अपने एसेट भी यूज़ कर रहे होते हैं, अपने वहाँ पर वो अपनी जो उसकी लेबर स्किल्स हैं उसको भी यूज़ कर रहा है, वो एज एंटरप्रेन्योर भी काम कर रहा है, तो उसकी जो इनकम है उसको हम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या वेजेस के रूप में सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की जो इनकम है उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे कोई डॉक्टर जो है अपने घर पे अपने रेजिडेंस पे अपना क्लिनिक चला रहा है, तो उसकी जो इनकम है उसको आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते कि उसको जो इनकम आई है, मान लो उसने एक महीने में 1.5 लाख रुपए कमाता है वो, अब 1.5 लाख रुपए को आप ऐसे नहीं डिवाइड कर सकते कि 10,000 उसका रेंट का है, 20,000 उसका इंटरेस्ट का है, या 30,000 उसका प्रॉफिट का है। इस तरह से उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले लोग होते हैं, जैसे मान लो बार्बर है, या वेजिटेबल सेलर है, या फिर शॉपकीपर है, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, मतलब जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी जो इनकम होती है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसा आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे इंडियंस अलग अलग देशों में रहते हैं और वहाँ पर वो अपना काम करते हैं। इसी तरह बहुत सारे दूसरे देशों के लोग भी हमारे देश में रहते हैं और यहाँ पे अपना काम करते हैं, मतलब अर्निंग करते हैं। तो जैसे इंडियंस हैं तो वो बाहर जाकर जो है एज ए एम्प्लॉय भी काम करते हैं, और कुछ लोगों ने वहाँ अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई होती है उससे पैसा कमाते हैं, और कुछ लोगों ने अपना वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप का काम किया होता है, कोई अपना इंडस्ट्री चलाई है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाई है, उससे भी वो पैसा कमाते हैं। सिमिलरली जो विदेशी लोग हैं वो भी हमारे देश में एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं, या फिर उन्होंने अपनी यहाँ प्रॉपर्टीज़ बनाई है उससे पैसा कमाते हैं, और इसी तरह से उन्होंने अपना यहाँ पर कुछ एंटरप्राइजेस खोले हुए हैं उससे भी पैसा कमाते हैं। तो इस तरह से इंडियंस लोग विदेशों में पैसा कमा रहे हैं और विदेशी लोग हमारे देश में पैसा कमा रहे हैं। उन दोनों की जो अर्निंग है उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो लेट अस डिस्कस कि इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं। पहला कंपोनेंट है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसका क्या मतलब होता है? जैसे इंडियंस ने विदेशों में एज ए एम्प्लॉय काम किया, उसके बदले में पैसा कमाया, कंपनसेशन कमाया, और फॉरेनर्स ने हमारे देश में एज ए एम्प्लॉय काम किया, उन्होंने भी यहाँ पे क्या कमाया? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कमाया।
तो इन दोनों कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का जो नेट डिफरेंस है इसको हम कहते हैं नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि हमारे देश के लोगों ने बाहर जाकर अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बिजनेस खोल रखा है या कोई प्रॉपर्टी बनाई है, उससे भी वो पैसा कमाते हैं, तो उसको हम कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो विदेशों में बसे हुए इंडियंस जो इनकम कमाते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जो पैसा वो कमाते हैं वो, और विदेशी लोग हमारे देश में प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप से जो पैसा कमाते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और तीसरा पॉइंट है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। मतलब कि जैसे हमारे देश के लोगों ने अपनी कंपनीज बनाई हैं विदेशों में, उनकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, और विदेशियों ने जो हमारे देश में जो कंपनीज खोली हैं उसमें उनकी जो रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, उनका जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज अब्रॉड। तो इन तीन कंपोनेंट को जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या बनता है? दिस बिकम्स नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जैसा मैंने कहा कि नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये पॉजिटिव भी हो सकता है अमाउंट और नेगेटिव भी हो सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक तरह से इसको हम डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो फैक्टर इनकम अर्न की जाती है उसका जो सम टोटल है उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, और उसको अदर वर्ड्स में हम कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें हम क्या क्या शामिल करते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो ये बनता है एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम को कंसेप्ट के रूप में हम लिखते हैं एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। ये आपको ध्यान रखना है, नेशनल इनकम जब भी पूछा जाए एग्जाम में तो इसका मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एनडीपी एट एफसी जो हमने निकाला है उसमें क्या प्लस करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से जो कमाई गई शुद्ध साधन आए हैं उसको हम इसमें प्लस कर देते हैं। तो ये था आपका एनएनपी एट एफसी। This is how we calculate the NNP at FC using the income method। तो इसको मैं फिर से एक बार रिकैप कर रहा हूँ। इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए इसके जो तीन कंपोनेंट्स हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इनको हम प्लस करते हैं तो ये बनता है एनडीपी एट एफसी। और जब एनडीपी एट एफसी में हम नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं तो ये बनता है एनएनपी एट एफसी। और आपका जो एनएनपी एट एफसी है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग इनकम मेथड। पहला पॉइंट है आपका कि जो ट्रांसफर अर्निंग है या ट्रांसफर इनकम है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है या स्कॉलरशिप है, उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम से कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होता है और ये फैक्ट्री इनकम नहीं है। क्योंकि नेशनल इनकम में जो भी इनकम आती है वो फैक्ट्री इनकम आती है, या इसको हम कहते हैं अर्नड इनकम आती है। तो ट्रांसफ़र इनकम आपकी अर्नड इनकम भी नहीं है और फैक्ट्री इनकम भी नहीं है, और इससे कोई वैल्यू एडिशन भी नहीं होता है। देयरफॉर दिस इज नॉट एडेड इनटू द नेशनल इनकम। दूसरा है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, जो गैर कानूनी क्रियाएं हैं, जैसे थेफ्ट है, गैम्बलिंग है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं
इससे ब्लैक मनी क्रिएट होता है और उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो इनकम है ये एक तरह से ब्लैक मनी को बढ़ावा देती है। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ब्लैक मनी को हम नेशनल इनकम में शामिल ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम इन टर्म्स ऑफ विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज। अचानक जो विंडफॉल गेन्स होते हैं, जैसे किसी का लॉटरी निकलाया, तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे किसी भी तरह का जो वैल्यू एडिशन है वो नहीं होता है। सो देयरफॉर किसी भी तरह के जो कैपिटल गेन्स हैं, क्योंकि कैपिटल गेन जो होते हैं वो फैक्टर इनकम नहीं होती है, हम कैपिटल गेन्स को फैक्टर इनकम की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जैसे मान लीजिए कि हाँ, इनकम टैक्स जो है उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो इनकम में से दिया गया है। इसी तरह से जो कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हैं, या ऑपरेटिंग सरप्लस के जो कंपोनेंट है, या प्रॉफिट के जो कंपोनेंट है, उनको हम सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में। मतलब कि जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का अमाउंट हमें दिया हुआ है, और मान लो फिर हमें अलग से उसके कंपोनेंट का अमाउंट भी दिया हुआ है, तो हम कंपोनेंट्स को अलग से ऐड नहीं करेंगे उसमें। इसी तरह ऑपरेटिंग सरप्लस का अमाउंट हमें दिया हुआ है, नेशनल इनकम में ऑलरेडी एडेड है, तो फिर उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसके अमाउंट को सेपरेटली ऐड नहीं किया जाएगा। सिमिलरली इफ प्रॉफिट अमाउंट इज एडेड ऑलरेडी, तो फिर वाई शुड बी ऐड द कंपोनेंट सेपरेटली। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक तो इनकम टैक्स को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स इनकम में से ही दिया जाता है। और इसी तरह से जो भी कंपोनेंट हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के, या ऑपरेटिंग सरप्लस के, या फिर आपके प्रॉफिट्स के, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं नेशनल इनकम में, तो इनको सेपरेटली हम इनको ऐड नहीं करेंगे। हाँ, अगर हमें सपोज नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है और ये हेडिंग्स हमें नहीं दिए हैं, जैसे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ना दे के हमें उसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं, या ऑपरेटिंग सरप्लस ना दे के हमें उसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं, या प्रॉफिट ना दे के हमें उसके कंपोनेंट दिए गए हैं, तो ऑफ कोर्स इन हेडिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें उन कंपोनेंट्स को ऐड करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पर जो भी कमीशन पे किया जाता है या कमाया जाता है, उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, क्योंकि ये जो पेमेंट होती है या इनकम होती है ये फैक्टर सर्विसेज के लिए होती है। जो कमीशन एजेंट हैं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में ये रिवार्ड होता है कमीशन। इसलिए क्योंकि ये फैक्टर इनकम है तो इसलिए हम इसको नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। ऐसी ही जो ब्रोकरेज से इनकम होती है ऑन द सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, उसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज जो है वो भी फैक्टर सर्विसेज का ही रिवार्ड है। जो ब्रोकर्स हैं वो अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में उनको ब्रोकरेज मिल रहा है। तो देयरफॉर क्योंकि ये फैक्टर इनकम है इसलिए इसको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउसेस। जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं रहते हैं उनका जो इम्प्यूटेड रेंट होता है उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर एडेड इनटू द नेशनल इनकम। जैसे फार्मर जो है वो अपने यूज के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो अनाज उगाता है, या अपने उगाए गए अनाज में से जितना हिस्सा वो अपने यूज के लिए, अपनी फैमिली की यूज के लिए बचा लेता है, उसको उसने मार्केट से नहीं खरीदा, उसके लिए पेमेंट भी नहीं पे करी, लेकिन उसका जो इम्प्यूटेड वैल्यू होगा, जितना उसका उस प्रोडक्ट का उस समय मार्केट रेट है, मार्केट वैल्यू है, उस वैल्यू को हम इम्प्यूटेड वैल्यू कहते हैं उसका, तो उसको हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे। मतलब कि जितना प्रोड्यूसर ने जो प्रोडक्शन उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ किया है
उसका जो imputed value है that would be added into the national income. So dear students, if you find this video meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.